नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। यूपी विधान परिषद चुनाव में बीजेपी ने परचम फहराया है। बीजेपी अपने प्लान के मुताबिक बहुमत हासिल कर रिकॉर्ड बना चुकी है, जबकि इस चुनाव में एसपी का खाता भी नहीं खुला। कुल 36 सीटों पर चुनाव होने थे, जिनमें से 9 सीटों पर बीजेपी निर्विरोध चुनी गई थी। बाकी 27 सीटों पर मतदान हुआ, लेकिन इसमें भी फैसला एक तरफा ही रहा। वोटों में बीजेपी के मुकाबले एसपी हर जगह काफी पीछे रही। अब विधानसभा के बाद विधान परिषद में भी बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। इसी पर आज का सबसे बड़ा मुद्दा जीत का डबल डोज। लेकिन अहम सवाल, चुनावी मैनेजमेंट में क्या पिछड़ गए अखिलेश यादव? एमएलसी चुनाव में नहीं काम आई अखिलेश और समाजवादी पार्टी की रणनीति। क्या एसपी से मुस्लिम वोटर दूर हो रहा है? आम चुनाव में भी पिछड़ जाएगी समाजवादी पार्टी। हार का गठबंधन पर भी क्या असर पड़ेगा? इन्हीं तमाम सवालों के साथ चर्चा मेहमानों से, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। यूपी एमएलसी चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत से ये तो तय है, बीजेपी ने उच्च सदन में बहुमत हासिल कर आगे की अपनी राह आसान कर ली है। बीजेपी को कुल 33 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जिसके बाद पूरे प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों पर झूमते नजर आए। स्थानीय प्राधिकारी या विधान परिषद चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के लिए पंचायत व स्थानीय निकाय सहित समस्त जनप्रतिनिधियों का आभार। एमएलसी चुनाव में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी जीत के बाद उत्साहित नजर आए। जो ये चुनाव हुआ है वो एक उत्साह का चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी पे लोगों ने भरोसा किया है, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पे भरोसा किया है। इस पे लोग उत्साह के साथ वोट कर रहे थे। एमएलसी चुनाव में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर मनमानी और धांधली का आरोप लगाया है। एमएलसी के चुनाव में जिस तरह से कहीं पर्चे छीने गए, कहीं पर्चे फाड़े गए, कहीं पे पर्चे निरस्त किए गए, उत्तर प्रदेश प्रशासन की तानाशाही साफ देखने को मिली। मैं तो यही कहूंगा, हार के आगे जीत है साथी, जनता अपनी मीत है साथी, झूठे एक दिन पस्त होंगे। यूपी विधानसभा की 36 सीटों पर हुए चुनाव में एसपी खाता नहीं खोल सकी, जबकि बीजेपी ने 33 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी की जिन 3 सीटों पर हार हुई है, वहां पर जीतने वाले तीनों ही नेता एक ही समुदाय से हैं और बाहुबली माने जाते हैं। जब मुस्लिम वर्ग के 2 बड़े नेता शफीकुर रहमान बर्क और आजम खान ने कथित तौर पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है अपने समर्थकों से, तो ऐसा लगता है कि मुस्लिम वर्ग में ये धारणा कहीं मजबूत हो रही है कि समाजवादी पार्टी उनके हित के प्रति उतनी प्रतिबद्ध नहीं है जैसे मुलायम सिंह यादव के समय में हुआ करती थी। हालांकि यूपी में उच्च सदन में बीजेपी ने अपनी उम्मीद के मुताबिक सीटें हासिल कर आगे की राह आसान कर ली है। टीम न्यूज स्टेट। और जिस तरीके से एमएलसी चुनाव, हालांकि इसे लेकर बीजेपी का जो पक्ष है वो बेहद उत्साहित नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी ओर जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सवाल हैं, तो ऐसे में उसका जवाब किस तरीके से बीजेपी की तरफ से दिया जाता है, ये भी बेहद जानना दिलचस्प होगा। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर भुवन जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अशोक पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। और इसके अलावा हमारे सहयोगी सुशांत वाराणसी से जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन शुरुआत भुवन जोशी जी, सवाल यह है कि ठीक है, आप लोगों के जो आरोप है एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि वो 9 सीट जिस पर निर्विरोध बीजेपी पहले ही तय हो चुका था कि वो सीट निकल गई, बाकी 27 सीटों पर मतदान हुआ तो भी बैलेट बॉक्स काम नहीं आया आप लोगों के। पहले ईवीएम काम नहीं आया और अब बैलेट बॉक्स काम नहीं आया, वजह क्या आप इसमें ढूंढ पाए? आप जब उत्तर प्रदेश के एमएलसी का जब चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के जो और आदरणीय आज
हमने व्यक्त कर, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के जो गृह क्षेत्र है बनारस, वहाँ पर पार्टी इनकी तीसरे स्थान पर। सर मैं समाजवादी, देखिए भुवन जोशी जी माफी के साथ रोकना चाहता हूं, मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूं, आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप समाजवादी पार्टी का पक्ष रखें, लेकिन आप शुरू में चर्चा की शुरुआत में ही आप बीजेपी पर हमलावर हो जाते हैं, चर्चा अधूरी सी रह जाती है। आपसे विनम्र निवेदन है, आप काफी बुद्धिजीवी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, आपसे ये उम्मीद नहीं कर सकता सर। मैं इस विषय को 1 मिनट में समेट दूं, मैं बात तो कर लूं, फिर बात तो रख लूं, इसके बाद मैं आपके विषय का तो आप ही तो सवाल ना करूं मैं सर, आप ही अपनी बात रख लीजिए, आप लोग तय कर लीजिए, बहस कर लीजिए, हमें बता दीजिए कि अब बहस हो चुका, हम शो को खत्म कर देते हैं। आप गजब की बातें कर रहे हैं भुवन जोशी जी। मैंने सवाल सीधा किया कि 27 सीटें, आखिर वजह क्या रही, कुछ तराश पाया आप लोग? देखिए इसका जवाब भी मेरे जो मैंने शुरुआत करी थी वहीं पर था। आज मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के बनारस के कैंडिडेट थे, वहां पर डॉक्टर पटेल मेरे साथ एक नेशनल चैनल पे थे, वो ये कह रहे थे कि मुझे माफिया ने चुनाव हरा दिया। यहीं से मेरा जवाब हमारी पार्टी का शुरू होता है। जब भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, उनका कैंडिडेट नेशनल चैनल में कह रहा है कि माफिया ने चुनाव है, तो मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल माध्यम से, उत्तर प्रदेश की जनता पूछना चाहती है माननीय योगी से कि उनका बुलडोजर कब माफिया पे चलेगा? क्या ये माफिया जो बुलडोजर है केवल विपक्षियों के लिए उन्होंने रखा हुआ है क्या? ऐसे माफिया जो उनके कैंडिडेट पर चुनाव हरवा दिया, वो मेरे साथ। भुवन जोशी जी आप अपना एजेंडा सेट करके आए हो तो बता दीजिए, फिर आपसे सवाल नहीं करूंगा मैं। मेरा कोई एजेंडा नहीं, एजेंडा सेट है आपका, सवाल कर रहा हूं समाजवादी पार्टी का, आप ले जा रहे हैं वाराणसी पर, उसके लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशांत जुड़े हुए हैं जानकारी के लिए। देखिए आप इस पर चर्चा नहीं करना चाहे तो अलग, आप चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी का पक्ष नहीं रख रहे हैं, आप बीजेपी की बात करने लग रहे हैं। देखिए मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, गंभीर चैनल आपका है, समाजवादी पार्टी केवल भारतीय जनता पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रही थी। इस चुनाव में हम चुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के जो पोषित गुंडे हैं उनसे लड़ रहे थे, और शासन प्रशासन से चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि शासन प्रशासन और गुंडे थे और भारतीय जनता पार्टी इनके खिलाफ किसी ने लड़ाई लड़ी। ठीक है, बाकी मेहमान पर जाएंगे। भुवन जोशी जी, मत का इस्तेमाल करने का अधिकार सभी को है, ठीक है, एक बार के लिए मान लेते हैं कि वो बीजेपी के पक्ष में गए हों, लेकिन अगर वो समाजवादी पार्टी वाले होते तो खुद जाकर अपना जिस तरीके से होता है प्रोसेस, वो प्रोसेस पूरा करते। बैलेट बॉक्स में क्या पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा है कौन देख रहा है सर? लेकिन आपके भी जो अपने थे, क्या वो भी धोखा दे गए? देखिए बहुत गंभीर चैनल और आज एक बहुत अच्छे पत्रकार है, मेरा कोई आपसे विवाद नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे कैंडिडेटों को प्रचार नहीं, शासन प्रशासन उनके साथ एक माफिया और आतंकवादियों के जो व्यवहार करता है, उस तरह का शासन प्रशासन ने उनको अवरोधित करा, उनको घर पे ही कैद कर रखा। इस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश, हमने इसकी लिखित शिकायत चुनाव आयोग से करी है कि चुनाव प्रभावित किया। आज माननीय हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने यही बात अभी कही है, जो आप चैनल में दिखा रहे थे। ठीक है अशोक पांडे जी, हार के लिए 20 बहाने हैं। क्या किया है? हार आ रहे हैं सर, आपके पास आ रहे हैं। अशोक पांडे जी, हारने के बाद 20 बहाने हैं, लेकिन अगर जीत जाते तो कहते हैं हमारी तो बम बम रही। देखिए आपको बता दें कि इसके पहले विधान परिषद के चुनाव में गुंडई के बल पर और प्रशासन के बल पर इन लोगों ने एमएलसी की सीटें जीती थी। उन एमएलसीओं ने अखिलेश यादव को अपनों से ही दूर कर दिया था। आज भाजपा में जितनी हर्ष की लहर है, उतना समाजवादी पार्टी के लोग इस हाल पे खुशी है कि कम से कम वो काकस जिसने अखिलेश को अपने परिवार से, अपने लोगों से दूर किया था, आज वो चुनाव हार गया है। और हम लोग अगर प्रशासनिक व्यवस्था से चुनाव लड़ाई लड़ते तो हम बनारस की सीट क्यों हारते? इनके उम्मीदवार शुरू से ही भाग रहे थे, इनके उम्मीदवार नामांकन से परहेज कर रहे थे, इनका संगठन मजबूत नहीं था और उसके चलते ये लोग चुनाव हारे हैं। पारदर्शिता के आधार पर चुनाव आयोग ने चुनाव कराया है। अगर हमारी गुंडागर्दी होती, हमारी दहशतगर्दी होती, तो हम बनारस में एमएलसी की सीट क्यों हारते? बनारस का 3 और सीटें, 2 और निर्दलीय वाली बात कर लीजिए। हुआ है अखिलेश यादव जी निश्चित समीक्षा, बाकी जो 3 सीट बची थी वो भी जीत जाते हैं। अशोक पांडे जी, ये सोचना होगा, ये सोचना होगा, खुद भुवन जोशी जी को सोचना होगा, समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को सोचना होगा, लेकिन सोच कहाँ रहे हैं?
सबसे महत्वपूर्ण है वही एमएलसी लोग हारे हैं, यही एमएलसी लोग हारे हैं जिन्होंने अखिलेश किया था, वही एमएलसी हारे हैं जिन्होंने शिवपाल को अलग कर दिया था, वही एमएलसी हारे हैं जिन्होंने पुत्रवधू को भाजपा ज्वाइन कराया था। आज समाजवादी पार्टी में हर स्किल हर व्याप्त है कि वो सारे काकस के लोग हार गए। अवधेश कुमार जी आकलन कराना चाहते हैं। सवाल ये भी है, अपरिपक्व हैं अखिलेश यादव, चुनावी मैनेजमेंट उनकी धरी की धरी रह जाती है या ज्यादा अति उत्साहित हो जाते हैं, उसका ये नतीजा रहता है। नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी मैं नहीं करूंगा अखिलेश जी पर कि वो अपरिपक्व है कि क्या है। चुनावी रणनीति उनकी कोई पहली बार नहीं हुई है, 5 चुनाव वो लगातार हार गए हैं, तो जाहिर है चुनावी रणनीति प्रश्नों के घेरे में है, पार्टी का प्रबंधन प्रश्नों के घेरे में है, पार्टी में कैसे वो प्रबंधन करते हैं, यह भी है कि कैसे लोग उनके रणनीतिकार हैं, कैसे लोगों से वो सुझाव लेते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष है जी, अगर किसी पार्टी और नेता के पक्ष में प्रचंड जनमत हो, उसकी लोकप्रियता अपरंपार हो, तो विपक्ष की सारी रणनीति, सारा ज्ञान धरा रह जाता है, ये भी सच होता है। तो समाजवादी पार्टी की पराजय हो रही है, लेकिन उससे ज्यादा यह भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की जीत हो रही है। विधानसभा चुनाव में भी हम लोग देख रहे थे, और दूसरी बात की ओर ध्यान नहीं जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में विधायकों के विरुद्ध जो असंतोष था, बहुत सारे लोगों ने गुस्से में भाजपा के खिलाफ वोट कर दिया। लेकिन भाजपा की विजय के बाद बहुत सारे लोगों ने सोचा उस पर कि कहीं हमसे गलती तो नहीं हो गई है, इसलिए इस पिछली बार जिन लोगों ने खिलाफ वोट किया था गुस्से में आकर, उस सब लोगों ने इस बार पक्ष में जाकर के वोटिंग की है। अगर ठीक से इसकी सर्वे हो तो ये दिखाई दे जाएगा। तो ये जो विधानसभा चुनाव परिणाम है, ये विधानसभा चुनाव परिणाम नहीं है, आने वाले 2024 के चुनाव परिणाम का संकेत है कि अगर विधानसभा चुनाव में थोड़ा बहुत ग्राफ भाजपा का गिरा भी है, तो 2024 को उसका आकलन न किया जाए, 24 का परिणाम विधान परिषद की तरह हो सकता है जी। इसलिए इसमें अब आरोप लगा दीजिए तो भाजपा को तो आप देख लीजिए ना, तीन जगह तो हारी है बीजेपी, कैसे हार गई है। एक जगह तो उसको 100 या कुछ वोट मैं देख रहा था उसके प्रत्याशी को मिले हैं। अब वाराणसी जगह पर कैसे हार गई है, वाराणसी हार गए, प्रतापगढ़ हार गए, प्रतापगढ़ हार गई है। तो यही कर रहा हूं ना कि इतना कह देना आसान होता है कि हमको हरा दिया, फलाने ने हरा दिया। सवाल इसलिए किया मैंने भुवन जोशी जी, लेकिन वो उधर की बात न करके दूसरी बात करने लगे, आकलन नहीं कर रहे हैं। वजह क्या है वो उसे नहीं ढूंढा जा रहा है। जब वाराणसी की बात हो रही है तो सुशांत का रुख करते हैं। सुशांत, जाहिर तौर पर चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले भी कई बातें होती रही, प्रत्याशी आरोप लगाते रहे, लेकिन सवाल इस बात का भी है कि एक तरफ लहर तो दूसरी तरफ ये सीट बीजेपी के खाते में क्यों नहीं? देखिए, इसके कई कारण है। बीजेपी के खाते में ये सीट इसलिए नहीं है कि 1998 से ये जो कफसेटी परिवार है ये इस सीट पर कब्जा जमाता रहा है और कई बार बीजेपी के टिकट पर भी ये लोग चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि अब बीजेपी ने टिकट कई बार से नहीं दिया है इनको और निर्दलीय चुनाव ये लड़ते आए हैं, जीतते आए हैं। बीजेपी के जो प्रत्याशी थे वो लगातार अपने बयानबाजियां बदलते आए हैं, पर यह बात साफ है कि जनप्रतिनिधियों का ये चुनाव होता है। जो जनप्रतिनिधियों ने इस पर विश्वास जिताया वो इस चुनाव को जीतता है। अगर समाजवादी पार्टी की बात हो रही थी तो आज से 6 साल पहले जो चुनाव हुए थे उसमें समाजवादी पार्टी ने कैसे जीत हासिल की थी ये सभी को पता है। तो कहीं ना कहीं से इस बात को बिल्कुल साफ है कि वाराणसी में जो चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी तीसरे स्थान पर गई है, जमानत तक जब्त हो गई है, सबसे निचले स्थान पर बीजेपी रही है। तो इस बात को यह दर्शाता है कि जनप्रतिनिधियों के इस चुनाव में जिसको जनप्रतिनिधि ने चुना वो इस चुनाव को जीतता है और यह बात साफ है कि निर्दल प्रत्याशी को जनप्रतिनिधि ने चुना है और इसलिए वो चुनाव जीते हैं। और ये आज की बात नहीं है, 1998 से लेकर अभी तक लगातार इस सीट पर इसी परिवार का कब्जा रहा है और इस बार भी यही देखने को मिला। वाराणसी में जो सुदामा पटेल थे वो बयानबाजी लगातार बदलते रहे, पर जब हमने वाराणसी के जिलाधिकारी से पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी तरह की कोई शिकायत किसी प्रत्याशी की तरफ से हमें नहीं दी गई। ठीक है सुशांत, हमारे साथ सहयोगी आलोक पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। आलोक पांडे जी, सवाल इस बात को लेकर है कि बीजेपी के प्रवक्ता इस पैनल में, इस चर्चा में ये मान रहे हैं कि हाँ हम कमजोर हैं वाराणसी में और हमने शासन प्रशासन का दुरुपयोग नहीं किया इसलिए ये सीट निकल गई। ये भी कह रहे हैं आखिर समाजवादी पार्टी ये मानने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रही है कि उनकी नाकामियों की वजह से ये हार हुई है। पहले वो
ईवीएम पर सवाल उठाते रहे। ये तो बैलेट पेपर से हुआ था चुनाव, जबरदस्ती किसी से तो वोट नहीं कराया गया, फिर भी हार का मुंह देखना पड़ा। राहुल, देखिए, सबसे मुख्य और बड़ा सवाल यही है कि समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव हार रही है और एक जो विपक्ष की बात होती है या सत्ता के खिलाफ जो एक विकल्प बनने की बात होती है, वो एक गंभीर प्रश्न बनकर के सामने खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी जो अभी चंद दिन पहले कहें कि विधानसभा के सामने विधानसभा के चुनाव में वो एक सत्ता का विकल्प बन रही थी, योगी सरकार के विकल्प के रूप में चुनाव लड़ी और विधान परिषद में फिर वो औंधे मुंह गिर पड़ी है। अगर इसमें बात की जाए तो सबसे बड़ी बात यही है कि अगर एक निर्दलीय प्रत्याशी जीत सकता है, जहां पे हम प्रतापगढ़, आजमगढ़ और बनारस की स्थिति को देखते हैं, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के अपने प्रत्याशी क्यों नहीं जीत सकते या जीतने की कोशिश क्यों नहीं होती है? पहले से ही हाथ या सरेंडर करने की मुद्रा में क्यों होते हैं? और खास तौर पर अगर हम इसका मतदान प्रतिशत देखें तो लगभग 95% से ज्यादा था। ऑलमोस्ट इसे हम 100 की तरफ मान सकते हैं। जब 100% वोटर्स वोट डाल रहे हैं, ऐसे में भी अगर आप ये कहते हैं कि कहीं न कहीं सत्ता का दुरुपयोग हुआ है या उनके साथ नाइंसाफी हुई है, तो मुझे लगता है कि एक परिपक्व पार्टी और लोकतंत्र के नाते समाजवादी पार्टी को इसलिए भी विचार करना चाहिए कि आगे और भी चुनाव हैं। 2022 के बाद 2024 और 2024 के बाद 2027। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये तो कहा ही जाता है कि वो हमेशा तैयारी करते हैं अगले चुनाव की। 2022 में सरकार रिपीट हो गई है, लेकिन वो पहले ही दिन से अब 2024 के लिए काम करने लगे। ठीक है, भुवन जोशी जी का रुख करते हैं। भुवन जोशी जी, हार की आदत अखिलेश यादव को पड़ गई है या वो जीतना नहीं चाहते, या फिर पिताजी के राह पर या उनके कदम पर नहीं चलना चाहते? हमें लग रहा है कि 2012 की बात करते हैं तो पिताजी का ही चेहरा उनके रहा, चुनाव जीतते हैं लेकिन मुख्यमंत्री वो बन जाते हैं। उसके बाद हार 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 हार, कितनी हार देखना चाहते हैं अखिलेश यादव? देखिए, जिस लीडरशिप पे आप प्रश्न करना चाह रहे हैं, मैं आप माने या ना माने, लेकिन आंकड़े उस बात को कहते हैं। और आज उत्तर प्रदेश की जनता ने जब विधानसभा के चुनाव हुए 2022 में, हमारी 2.5 गुना वोट जीत बनाई, 1.5 गुना वोट परसेंटेज बताए। और आपके लोग माने ना माने, आज यूपी की पॉलिटिक्स 2 पोल पॉलिटिक्स है। भारतीय जनता पार्टी एक पोल में, दूसरे पोल में समाजवादी पार्टी है। और ये प्रमाण पत्र की हमें किसी चैनल की आवश्यकता नहीं, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में रिजल्ट आ चुका है। पर कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का क्या हाल है, ये मैं इस विषय की चर्चा भी करना पसंद नहीं करूंगा। निश्चित तौर से हमारी पार्टी ने आत्मचिंतन करा है और आत्ममंथन करा है। जो पार्टी विरोधी गतिविधि थी उसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संज्ञान लेकर उस विषय का उन लोगों को पार्टी से बाहर करने का काम करा है। और निश्चित तौर पर पार्टी आत्मचिंतन करेगी, मंथन करेगी, क्योंकि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता है जिनमें माननीय जोशी साहब, हर हार के बाद तो चिंतन मंथन करते हैं लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। देखिए, मैं आपको बहुत गंभीरता से बोल चुका हूँ, जहाँ से मैंने ये चुनाव में हमसे 3 लोगों के खिलाफ लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी गुंडाई प्लस उनके शासन प्रशासन, उसके खिलाफ चुनाव लड़ा है। और इस पर ठीक है, ये तो एक बहाना है। देखिए, अंततः जीत होती है, जीत किसी भी वजह से, लेकिन एक भी जीत समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं मिली अभी तक? लेकिन उसी बात को तो मैं 17 की बात कर लूं, 17 के बाद 19 की बात कर लूं, 19 के बाद अभी की बात कर लूं 22 की। इस बीच विधान परिषद के चुनाव भी होते रहे। देखिए, ये वाला जो चुनाव है इसकी मैंने आपको पूरी समीक्षा करके बता दिया है। और हम लोग आत्मचिंतन मंथन के दौर से कर रहे हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी के जो 3 विजन है उसमें वो काम कर रहे हैं। आप देखिए जोशी साहब, आपको नहीं लगता कि लगातार हार 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 समाजवादी पार्टी को ये मुंह देखना पड़ रहा है? वोटर्स के बीच ये संदेश जा रहा है कि हम इनको वोट क्यों करें, ये तो हारते ही जा रहे हैं। देखिए, मैं निश्चित तौर पर आपसे कहना चाहता हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी 3 चीजों के लिए काम करते हैं, उन्हीं के नेतृत्व में हम काम करते हैं। उनका पहला विजन जो रहता है वो ठीक है, आप विजन न गिनाइए, आप काम करते रहिए, देखते हैं ये काम कब जीत में तब्दील होती है। अशोक पांडे जी, डबल डोज जीत का, फिर 24 की क्या कुछ तैयारी, कुछ जगह छोड़ेंगे विपक्ष के लिए? देखिए, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी एक पोल नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश में उसकी पोल खुल गई है। और मेरा ये मानना है कि इनका जहां प्रभावशाली क्षेत्र था, कन्नौज था, एटा था, इन जगहों पे निर्विरोध हम जीते हैं।
यानी कि इन्हें निश्चित समीक्षा बैठक करनी चाहिए और लेकिन चाचा पिताजी को लेके करनी चाहिए, वरना जिस तरह की स्थिति अखिलेश यादव है निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि हर हरा के हारेंगे। अगले चुनाव में हरा के हारेंगे, लगातार हार है और 24 भी हारेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अवधेश कुमार जी, क्या एक सटीक वजह हो सकती है? चुनावी मैनेजमेंट की तो बात हो गई है, लेकिन ये लगातार हार क्या रिकॉर्ड बनाने की ओर चल रहे हैं अखिलेश यादव? क्योंकि अब 2024 का लोकसभा का चुनाव है। तो बहुत साफ है कि 2012 के बाद अखिलेश यादव ने जिस तरह से अपने पार्टी में काम किया, पार्टी के वरिष्ठ लोगों की अनदेखी की, वो कई लोगों को बाहर जाना पड़ा। कई पिता है मुलायम सिंह यादव इसलिए साथ है, तो इस ढंग से उनको लगा कि हम ही बड़े नेता है, हम ही, हमारे नेतृत्व में ही सब कुछ हुआ है, मेरे कारण विजय हुई है और बाकी लोगों को भूल गए हैं। तो जो लोग अभी साथ है, पहला तो इसका कारण यही है कि जो अनुभवी वरिष्ठ लोग, जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी को खड़ा किया, जिताया, उनमें से ज्यादातर लोग अखिलेश के रणनीतिकार में शामिल नहीं है, वो हाशिए पर हैं या पार्टी से बाहर हैं। तो पहली तो दूसरी स्थिति जो हो रही है, लेकिन इनके नेता मानने के लिए तैयार नहीं कोई, तो अखिलेश यादव को बताया। हमारा आपका विश्लेषण एक निष्पक्षता से होगा, वो नेता नहीं मानेंगे तो इसीलिए तो पराजित हो रहे हैं। अब मान भी लेंगे तो इतनी गलती हो चुकी है, दूरियां इतनी बढ़ चुकी है, पार्टी का वैचारिक और मानसिक विखंडन, मैं नहीं कहूं पार्टी टूट गई है, जो पार्टी का साइकोलॉजिकल डिवीजन होता है, मानसिक विखंडन इतना ज्यादा है कि अब उसको ये करना ठीक नहीं है। मुझे तो भाई ये है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश लंबे समय तक भाजपा के एक पार्टी वर्चस्व की स्थिति में न आ जाए, समाजवादी पार्टी रहे लेकिन नामलेवा के स्तर पर कहीं न सिमट जाए अगर ये स्थिति रहेगी तो। इसको सोचना बहुत जरूरी है, और खासकर समाजवादी पार्टी के लिए। जाहिर तौर पर आलोक पांडे जी, जिस तरीके से 3 सीट, ये कहे कि यहां व्यक्तिगत चेहरा वो लहर पर भारी या बीजेपी के काम पर भारी, यही वजह है। सिर्फ 3 इन जो मतलब विपक्षी थे, या ये कहा जाए कि निर्दलीय चेहरे जो सामने आए हैं, अगर इन 3 चेहरों से भी समाजवादी पार्टी अपना कुछ आंकलन करना चाहती है तो जरूर कर सकती है। कि इसमें एक चीज आलोक पांडे जी, इसमें एक चीज जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि जब राजा भैया का बयान न्यूज स्ट्रीट ने चलाया तो उसमें उन्होंने ये साफ तौर पर बोला कि एक बीजेपी और दूसरी पार्टी, उनकी पार्टी ने 1 सीट जीती है, तीसरी तो है ही नहीं। तीसरी के लिए समाजवादी पार्टी को लेकर उन्होंने कटाक्ष कर दिया। हाँ बिल्कुल, कुंडा में देखिए ये कटाक्ष की राजनीति 2022 के विधानसभा चुनाव से ही शुरू हो गई थी, जब अखिलेश ने वहां जाकर के कुंडा में कुंडी लगाने की बात कही थी। उसके बाद राजा भैया ने भी बड़े तल्ख लहजे में बात कही थी, और वही बात राजा भैया ने फिर दोहरा दिया है, क्योंकि वाकई एक बड़ी बात है कि जहां पर भाजपा हार गई हो और उनका अपना प्रत्याशी अक्षय प्रताप सिंह जीत गए हो। तो मैं यही कह रहा था कि अगर इन 3 जो प्रत्याशी जीते हैं, जिन्हें हम निर्दलीय का दर्जा दे रहे हैं, अगर इन तीनों से भी समाजवादी पार्टी सीख ले, क्योंकि इनके जो प्रत्याशी थे पिछले 6 साल से थे, कुछ काम करते और कुछ जमीन पे काम किए होते, जो लोगों से कनेक्ट किया जा सकता है, तो निश्चित तौर पे ये उदाहरण और बड़ा हो सकता था। देखिए, समाजवादी पार्टी के जो पैनल पे बैठे हैं, उन्हें खींचना या फिर इस पे भागने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र है, निश्चित तौर पर कभी किसी का समय होता है, कभी किसी का, लेकिन सवाल यहाँ पे यही है कि पॉलिटिकल सिस्टम के तहत क्या विपक्ष अपने आप को मजबूत कर पा रहा है, क्या विपक्ष अपनी रणनीति बना पा रहा है, अन्यथा क्या वो सिर्फ बैठा रहता है और लास्ट मोमेंट पे चुनाव की तैयारी करता है। ये सब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि हर चुनाव के बाद उठते हैं, और चूंकि विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी सबसे आगे है, इसलिए उसके ऊपर ज्यादा सवाल बनता है। आलोक पांडे, सुशांत, आप दोनों सहयोगियों का धन्यवाद जानकारी के लिए, और आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। हार के बाद आत्मचिंतन, आत्मंथन होता है, लेकिन हार दर हार समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए, क्या वो आत्मचिंतन कर रहे हैं, आत्मंथन कर रहे हैं, या खुद में ही आत्मचिंतन, आत्मंथन कर रहे हैं, न कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ।
ये सोचना होगा उत्तर प्रदेश में मजबूत विपक्ष की भी जरूरत है। इस सोच के साथ अखिलेश यादव को बढ़ना होगा, नहीं तो हार दर हार। और क्या यही परिणाम हर बार अखिलेश यादव के सामने समाजवादी पार्टी को लेकर रहेगा? ये चिंतन खुद अखिलेश यादव को करना होगा। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना है।